गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ शरद यादव, डाइट लेक्चरर, डाइट एटा। तो छात्रों, आज हम आपको बॉडी के एक महत्वपूर्ण टिश्यू जिसको ब्लड कहते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। ब्लड ब्लड है क्या? ब्लड या रुधिर। तो ब्लड क्या है? तो ध्यान रखना, ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। अब इसका वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, जैसे रुधिराणु भी बोलते हैं। तो इसका एक पार्ट प्लाज्मा है, एक ब्लड है। छात्रों, ब्लड सिर्फ ये नहीं है कि आप जैसे कई लोग ये भी समझते होंगे कि ब्लड ब्लड क्या है, ब्लड वही है जो लाल लाल द्रव निकलता है बॉडी से, वही ब्लड होगा। ऐसा नहीं है। ब्लड में भी वर्गीकरण किया गया है। जैसे इसमें प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होता है। प्लाज्मा 60% प्लाज्मा होता है और 40% या 40% रुधिराणु। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, एक एक पॉइंट को नोट करते चलना। 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसमें 90% जल, 8% ठोस भाग होता है। ठीक है, ये पॉइंट देखते चलना। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव है। इतना क्लियर हो गया? प्रोटीन इसमें 7% होता है। 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। इसके अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन, फाइब्रोनोजन, एल्बुलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इतने प्रकार की प्रोटीन विद्यमान होती है। प्रोटीन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सारी प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में विद्यमान होती है। फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
और नाइट्रोजन भी घुलित अवस्था में प्लाज्मा में पाए जाते हैं या प्लाज्मा में घुली रहते हैं। ठीक है, तो इतना आपने प्लाज्मा के बारे में जाना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स के हम क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें नंबर 1 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जो 40% रुद्राणु की क्वांटिटी होती है, जो 60% आपका प्लाज्मा होता है और 40% ब्लड सेल्स होता है, तो जिसमें आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अब आपको बताते हैं आरबीसी। आरबीसी को हम एर्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एर्थ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। ये इनके रासायनिक नाम है, एर्थ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। अब आपको इनके बारे में बताते हैं। पहले आपने इतना समझ में आ गया, इसको नोट करते चलिएगा, फिर हम इसको हटा के इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 आरबीसी, जिसे कहते हैं लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कणिका या एर्थ्रोसाइट्स। या लाल रुद्राणु। आरबीसी ये ब्लड का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिन की मदद से ही हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रदान होती है और वहाँ से निष्कासित जो CO2 है उसको फेफड़ों तक पहुँचाती है। इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है कि हमको शुद्ध ब्लड प्रोवाइड होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। जो हम बाहर से श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरी बॉडी को, जिससे एनर्जी मिलती है हमें और CO2 को फेफड़ों तक पहुंचाती है। तो ये आरबीसी में ही विद्यमान होता है। तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। वो क्या है कि ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि अन्य स्तनधारियों में ये नहीं पाया जाता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका अपवाद है ऊंट। ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ध्यान कर ले रखना, और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, आरबीसी में जो काउंट होती है सेल्स की,
वो होती है पुरुषों में 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, जबकि स्त्रियों में ये थोड़ी कम होती है, 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, ये जो आरबीसी है ये शरीर में बनती कहाँ है? तो ये लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि आपको कैसे पता चला कि किसी बॉडी में कितना ब्लड होता है। तो ध्यान रखना, पूरे शरीर के भार का, पूरे शरीर भाग का 8% भाग रक्त होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि एक 100 किलो के व्यक्ति में लगभग औसतन अगर वो स्वस्थ है तो 8% मतलब 8 लीटर ब्लड होगा। ये क्लियर हुआ? अब आती है बात इसका जीवन काल। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? अगर शरीर में आरबीसी की कमी है तो ऐसा व्यक्ति एनीमिक होगा या एनीमिया का शिकार होगा, जिसे कहते हैं रक्त क्षीणता। तो आरबीसी की कमी से एनीमिया या रक्त क्षीणता रोग हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, एनीमिक व्यक्ति जो होते हैं, वो बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं, उनको चक्कर आते हैं, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये आदि इसके सिम्टम होते हैं। अब आपको हम बताते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। ये इतना ध्यान से देख लो, ये आपको समझ में आया होगा। और हाँ, ध्यान रखना, अगर आपको जो भी चीज क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप उसके लिए क्वेरी डाल देना। दूसरा पॉइंट है डब्ल्यूबीसी, जिसे कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। जैसे आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ऐसे ही व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। इसका एक इसे हिंदी में श्वेत रुधिर कणिका कहा जाता है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ध्यान रखना, ये भी आपको कंफ्यूज करता है और कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो केंद्रक उपस्थित होता है। ब्लड में इनकी संख्या जो होती है 5000 से 9000 पर घन मिलीमीटर होती है। ये अस्थिमज्जा में ही निर्मित होता है। अस्थिमज्जा या बोन मैरो में निर्मित होता है। ये हमारी
बॉडी में क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो भी हमारे अंदर घातक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनका ये भक्षण कर लेती हैं, और जब ये भक्षण करती हैं तो इनकी संख्या ज़्यादा भी हो जाती है उस दौरान, तो ये हमारी रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाती हैं। रोग प्रतिरोधकता का निर्माण भी करती हैं। मतलब ये एक तरह का बॉडी में एक सोल्जर का काम करती हैं, हमें दुश्मनों से बचाती हैं, सेव करती हैं। तो उनको WBC को एक सोल्जर भी कहा जाता है, सिपाही भी कहा जाता है, जो हमें रोगों से बचाती है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी इससे संबंधित। अब आते हैं इसका जीवन काल। लाइफ स्पान जो होती है, जीवन काल, वो 1 से लेकर 4 दिन होती है। जबकि रेड ब्लड कार्पसल्स यानी कि लाल रक्त कोशिका, उनका जीवन काल 120 दिन होता है, और इसका 1 से लेकर 4 दिन, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। नंबर 3, प्लेटलेट्स। इनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, इनकी जो इसमें जो केंद्रक इसमें भी अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, अस्थिमज्जा में निर्माण होता है। इनकी जो संख्या होती है 2.5 लाख से पर घन मिलीमीटर होती है। इनका जीवन काल 1 से लेके 7 दिन होता है। इनका रोल क्या है? जो प्लेटलेट्स है हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट का भी काम करता है, रक्त का जो थक्का बनता है। जब आपको पता होगा कि किसी व्यक्ति को जब चोट लगती है, घाव हो जाता है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उसका जो ब्लड बहना बंद हो जाता है 2 से लेकर 5 मिनट के अंदर। और जिन व्यक्तियों में ऐसा नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति हीमोफिलिक होते हैं। तो हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगी होते हैं, उनको ब्लड बहना बंद नहीं होता है, तो उनके अंदर इनका अभाव होता है प्लेटलेट्स का। इसलिए क्योंकि लीवर में एक एंजाइम होता है हेपेरिन, और हेपेरिन का काम होता है ब्लड को जमने नहीं देता। ठीक है, तो जब हेपेरिन को रोकने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि हम आगे बताएंगे। वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, हेपेरिन को जमा देती है, इससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन जो हीमोफ्लूक होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनका ब्लड जमता ही नहीं है, क्योंकि हेपेरिन को निष्क्रिय करने वाला कोई नहीं है। और इससे रोगी की ज़्यादा ब्लड निकल जाने से मृत्यु तक हो जाती है, अन्यथा उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। खुद से उसका ब्लड नहीं रुकता है क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है। तो ये आपको इतना समझ में आया हो जो मुख्य बातें हैं। तो प्लेटलेट्स होता है, ये आपका रुधिर के थक्के के लिए भी सहायक होता है। अब आपको बताते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में।
रक्त थक्का या ब्लड क्लॉट। तो आपको बताऊंगा कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि एक इसमें रिएक्शन होते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके दौरान फाइनल जो लास्ट स्टेज होता है स्टेप, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। किसी को जब चोट लगती है ब्लड बहता है तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं, तो वो उनका रिएक्शन बताता हूँ फिर समझाता हूँ। इसमें थर्मोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम इक्वल टू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन और थ्रोम्बिन। नेक्स्ट स्टेप है थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजिन इक्वल टू फाइब्रिन। फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल्स इक्वल टू ब्लड क्लॉट। ये रक्त थक्का जम जाता है। तो इतनी स्टेज में ये प्रोसेस चलती है, तब जाके ब्लड क्लॉट होता है। जब घाव होता है उसमें ब्लड आता है, तो उसके लिए क्या होता है, तुरंत हमारे बॉडी में ब्लड में कुछ ऐसी प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। तो क्या होता है, जब ब्लड बाहर निकलता है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन बनाती हैं। और इसमें ऑक्सीजन का भी सहयोग रहता है। जब घाव लगता है तो ऐसी स्थिति में, तो इस दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो कि इस प्रकार है। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन फाइब्रोनोजिन से जुड़ के फाइब्रिन बनाता है। तो फाइब्रिन क्या करता है, आप देखते हो जब घाव पे हल्के हल्के मकड़ी के जाले जैसे उस पर वो पड़ने लगते हैं, जाला जैसा, मतलब जैसे एक कोई फटा कपड़ा होता है और उस पर ऊपर से सीलते हैं उसको, तो उसमें जाली सी बनने लगती हैं, तो वो काम करती हैं फाइब्रिन। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इतना घना जाल हो जाता है कि अंदर की ब्लड कणिकाएं जो होती हैं वो बाहर नहीं आ पाती हैं। बाहर आता है तो क्या आता है, सीरम आता है, एक पानी जैसा लसलसा गाढ़ा पदार्थ सा आता है, उसे सीरम कहते हैं। बस वो निकल पाता, ब्लड सेल्स हैं वो बाहर आना बंद हो जाती हैं। इस तरह से ये फाइब्रिन और ब्लड सेल्स मिलके ब्लड क्लॉट या रक्त का थक्का बना लेते हैं। रक्त का जब थक्का बन जाता है तो घाव से खून आना बंद हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये इतनी स्टेप होती हैं ब्लड क्लॉटिंग के। तो आई होप सो छात्रों, आपको मैंने ब्लड के बारे में आज बताया और आपको समझ में आया होगा। मेरी कोशिश यही है कि आपको अच्छे से समझाऊं, आगे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और इसमें किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में अपनी क्वारी को छोड़ दें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद छात्रों।